नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पाकिस्तान के सीडीएफ जो नए नियुक्त हुए हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी देने का काम किया है। भारत पर उनके बोल अब सामने आए हैं और कहा गया है कि भारत किसी गलतफहमी में ना रहे, इस बार जवाब और ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन वो शायद भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारी सेना ने किस तरह पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। लेकिन पाकिस्तान तो रहा पाकिस्तान, वो झूठ बोलने में माहिर है, न सिर्फ अपने लोगों से बल्कि दुनिया में झूठ फैलाने में, क्योंकि मुस्लिम मुल्कों से उसे खैरात भी तो चाहिए ना, तो क्यों नहीं बताएगा। ऐसे सऊदी में, तमाम और देशों में जो हालात आज पाकिस्तानियों के हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। खैर, आसिम मुनीर ने जो कहा है उस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जय हिंद। सर, आसिम मुनीर, अगर उसके आगे मैं कायर भी जोड़ दूं तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम वो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि वर्दी पर जिस तरीके के मेडल वो लेके घूमते हैं, और इन दिनों तो जो प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो बन गया है, उसके बाद भारत को गीदड़ भभकी देने से वो बाज नहीं आ रहा। सर, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने जो कहा वो मैं आपकी बात से तो ठीक है, आप ने अपना बिल्कुल करेक्ट उसका विश्लेषण करने की कोशिश करी है, पर मैं आगे बता दूं कि ये इतना कोई भोला भाला नहीं है। आसिम मुनीर वो बहुत स्मार्ट और जानकार और चंट आदमी है, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो उसको खैरात में मिली है, रैंक्स उसको खैरात में मिली है, सारे पोस्ट एक आउटसाइड एजेंसी के द्वारा। ये आउटसाइड एजेंसी का अपना इंटरेस्ट है, और आसिम मुनीर को फायदा उससे ये उठा रहा है कि उसका इस ओहदे पे पहुंच के अब वो सोचता है कि पॉलिटिकल आंच से दूर हो जाएगा। आप ये मत भूल लीजिए कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक आग जल रही है। यूथ प्रोग्राम्स हैं जो टोटली अगेंस्ट आर्मी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो कैद किए हुए उन्होंने, उसकी सपोर्ट में जो तालिबान की जो पार्टी है, वो पार्टी सारा का सारा अपोज कर रही है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जनता जो है आर्मी के खिलाफ है। पाकिस्तान की आर्मी में इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल, और वो नहीं चाहते कि आर्मी रूल हो। मुझे जूनियर ऑफिसर्स लोग जो हैं वो आर्मी के टॉप एचेलॉन के साथ में नहीं हैं। ये सबसे ज्यादा डर सता रहा है। और जो अफगानिस्तान की तालिबान है वो पूरा पाकिस्तानी तालिबान को, इमरान खान की तालिबान को सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान की आर्मी के उन एचेलॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो आसिम मुनीर के खिलाफ हैं। तो आसिम मुनीर को अब ये जो ओहदे मिले हैं, उसने अपने आगे एक ढाल बनाने की कोशिश करी है। सीडीएफ बन गया है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि अब वो नेवी के ऊपर भी और आर्मी एयरफोर्स के ऊपर भी अपनी हुकूमत को जाहिर करने की कोशिश करेगा, और यहां पे उसका प्रॉब्लम खड़ी होगी। ना एयरफोर्स और ना ही नेवी ये चाहती हैं कि वो आसिम मुनीर कमांड में हो। हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दूसरी होती है, पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दूसरा होता है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं है। तो ये जो चीज है, आसिम मुनीर जो बनने की कोशिश की है, इसने और भी दरार डाल दी है फौज के अंदर। और अब आप देखेंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, पर वो दूसरी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब आसिम मुनीर इस बात को लेके बैठ गया है और बड़े सोच रहा है कि ये नैया पार उसकी लगेगी कि अमेरिका अब ने इतना सपोर्ट दिया है, उसको एलिवेट किया है, तो उसको बेल आउट भी करेगा, उसको उचित सामान देगा, लड़ाई का सामान देगा। बेसिकली सारा गेम है जो डिफेंस के। हाँ, क्योंकि बिल्कुल तस्वीर जो सामने आई थी जिसमें बलूचिस्तान के कुछ जो मिनरल्स थे उनको निकालकर आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और सेल्समैन वाला बिहेव करते हैं। वो अटैची खोलकर उन्हें वो मिनरल्स दिखा रहे होते हैं। तो ये शायद सीडीएफ बनके वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अब ट्रंप से तमाम हथियारों की फौज यहां पर लगा दूंगा। यही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अपना एजेंट बैठा दिया है, पर उसे काम ये निकलवाएंगे
कि अब उनसे देखिए पूरा सौदे करवाएंगे जितना कि बेच सकते हैं। डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर को खुश करना प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने, लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस, नॉर्थरॉप वगैरह ये सारी कंपनियां हैं, इनको खुश करना है। इनको खुश करने का तरीका उनका सेल बढ़वाइए, सेल कहीं भी बढ़वाइए, लड़ाई करवाइए, सेल बढ़वाइए। इसीलिए आसिफ मुनीर जैसे लोग काम में आ रहे हैं और इसीलिए वो आसिफ मुनीर उनको सारा करेगा। आसिफ मुनीर जो है बलूचिस्तान में रेयर अर्थ इत्यादि इत्यादि वो भी मुहैया कराएगा पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी को, बशर्ते अब अमेरिकन आर्मी कहेगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है और फोर्स है वो जो आगजनी कर रही है। अब वहां पे आता है गेम, एक बड़ा बड़ा विचित्र गेम है। चाइना भी वहीं पहुंचा हुआ है, चाइना भी देख रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। अब चाइना अमेरिका को देख रहा है और अमेरिका चाइना को देख रहा है और अमेरिका को पता है कि दोनों का इंटरेस्ट इस एरिया में है। चाइना को भी पता है। अब दोनों अपना अपना पेचीदा खेल भी खेलेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो अब आसिफ मुनीर को यह प्रॉब्लम आएगी कि वो किसको, चाइना को क्या जवाब दे, क्योंकि चाइना के सारे बेसिस पे अटैक हो रहा है। ग्वादार पोर्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, जो एयरपोर्ट बनाया है उसके ऊपर बलोच आर्मी, लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है। वो सिंधी जागरूक हो रहे हैं, आपको सिंधी को पता ही है। जो उनको अब पता चला कि भारत में एक बहुत बड़ी सोच है कि सिंध जो है भारत का एक अभिन्न अंग रह चुका है और सांस्कृतिक एंगल से, कल्चरल एंगल से भारत के बहुत क्लोज है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आसिफ मुनीर को पता है कि बैकड्रॉप के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। तो अब वो बड़ी ताक लगा के देख रहा है अमेरिका की ओर कि किस तरीके से अमेरिका उसके आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सर एक सवाल ये भी हो जाता है कि आसिफ मुनीर को सीडीएफ के पद पर नियुक्त करने के बाद शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो चलाती असल में सेना ही है और जो सरकार दिखती है वो कठपुतली सरकार होती है। लेकिन शहबाज शरीफ को क्या ये नहीं लगा कि हम मुझसे भी ताकतवर जो है अब आधिकारिक रूप से एक सेना का जनरल हो गया है और वो आसिफ मुनीर जो एक अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है। चेतन साहब वही मैं बात कर रहा हूं कि आसिफ जो शहबाज शरीफ है उसको तो एक किस्म से डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। वो आसिफ मुनीर मिल गया है उसको, वो उसको डूबने से बचाएगा। पर आसिफ मुनीर जो है वो उसको बैठाए रखेगा गद्दी के ऊपर, घोड़े की काठी के ऊपर, कि तू बैठा रहे वहीं, लगाम आसिफ मुनीर के हाथ में होगी। लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि इमरान खान भी तो यही कर रहे थे ना। इमरान खान ने भी आसिफ मुनीर को आईएसआई का डीजी बना दिया था और उसके बाद आसिफ मुनीर ने उनकी क्या हालत की। आज इमरान खान कहां पर हैं? पिछले दिनों तो उनकी हत्या की भी खबरें चल गई थी, हालांकि वो अफवाह निकली। वो आपको मैं बता दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान को मारा तो नहीं, इमरान खान को भुट्टो की तरह लटकाया तो नहीं, उसको वहीं का वहीं रखा है। ना ही नवाज शरीफ को भी कुछ कर सकते हैं, ना ही उसके भाई को कुछ किया। तीन बार उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देकर सऊदी अरेबिया भेजा और रेड कार्पेट से वापस मंगाया, क्योंकि वो सिंधी नहीं है। अगर आसिफ ये शरीफ सिंधी होता तो ये लटक गए होते, अब नहीं है। तो इसीलिए ये बचे हुए हैं, क्योंकि पंजाबी प्रेडोमिनेंस है, आधे लोग इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। उसी आर्मी में इनके भी गांव वाले बैठे हैं, वो नहीं शरीफ ब्रदर को कुछ होने देंगे। तो शरीफ वैसे तो सेफ है, पर शरीफ को पता है उसकी गद्दी उसके हाथ में नहीं है, उसकी जान बची हुई है, वो अपने उसकी फैमिली समेत सलामत है। धीरे धीरे वो बाहर अपना जो बेचना है भेजेगा लोगों को, वो करेगा, बस चुप करके बैठा रहेगा। कोई हरकत नहीं ज्यादा कर सकता शरीफ। हरकत होगी सिर्फ इमरान खान की तरफ से, और इमरान खान इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। तो इस समय मुनीर साहब के जो फील्ड मार्शल है उनके खिलाफ ये जो इमरान खान का अभियान है, उसकी पार्टी का अभियान है, सपोर्टेड बाय। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं बख्शी साहब की जो आसिफ मुनीर है वो पीटीआई को भी बैन कर सकता है और इमरान खान पर भी एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बैन करने से क्या हो जाएगा? यूरिक बैन हो जाएंगे, वो कोई वैनिशिंग क्रीम थोड़ी लगा देगा उनके ऊपर कि वो गायब हो जाएंगे, वो वहीं रहेंगे और उसको तालिबान का और अटैक शुरू हो जाएगा। और जो डुरंड लाइन के दोनों तरफ जो ट्राइबल एरियाज हैं
आधे तालिबान हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान को, वो उनको जीने नहीं देंगे। इससे अब कुछ नहीं कर सकता वो, चाहे बैन कर दे, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैन करवा दे, दुनिया में बैन करवा दे, कुछ नहीं होगा। ये मैं बता दूं, जो तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो अब उसको भी बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, उसको रशिया का, चाइना का, सबको सपोर्ट मिला हुआ है। अमेरिका भी वहां ताक रहा है, वो भी सोच रहा है कि कुछ टुकड़े वहां से ले लेगा, क्योंकि वहां से तो हार खा के निकला है, वही रशिया हार खा के निकला है। तो दोनों उधर की तरफ देख रहे हैं। अल्टीमेटली एरिया वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जो ग्रेट गेम 250-300 साल पहले होती थी बिटवीन ब्रिटिश एंड रशिया, वो अब वही स्टार्ट होने वाली है। रशिया इंटरेस्ट दिखा रहा है सीआर रिपब्लिक की एरिया की तरफ। ये जो खिचड़ी बन रही है, जो इक्वेशन बन रही है, ये अब सबको बाध्य करती है कि हम उनकी अपनी सोच बदले। आसिफ मुनीर साहब तो ही इज लिविंग फ्रॉम डे टू डे कि आज पता नहीं जो भी है मैं सलामत रह जाऊं, इसलिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया है। वो सोचते हैं कि फौज को बगावत ना करने दूं और एयरफोर्स के और नेवी चीफ को मैं खुश रखूं, वो उसकी प्रॉब्लम वहां तक सीमित है, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है कि he has bitten more than he can chew। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ को भी 2 साल का एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है। तालिबान वाले मुद्दे पर आएंगे सर, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी हो जाता है कि उससे पहले मैं जरा पढ़ के बता ही दूं कि आसिम मुनीर ने कहा क्या भारत को लेकर, क्या चेतावनी और कहें कि गीदड़ भपकी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को चेतावनी देते हुए कि किसी गलतफहमी में भारत ना रहे, मॉडर्न युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन वॉर और एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ चुका है। अब एआई का शब्द का इस्तेमाल करना और इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या पाकिस्तान के आसिम मुनीर यह दिखाना चाहता है कि वो भारत के खिलाफ अब एआई के जरिए युद्ध छेड़ना चाहता है? क्या यह बताना चाहता है वो? क्योंकि सामने से आप हथियारों के जरिए लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप दूसरे रास्ते से आप भारत से युद्ध लड़ेंगे? चेतन साहब, आपको मैं बता दूं, आसिम मुनीर साहब अपने दिल पे शौरी कर रहे हैं, मतलब कि दिल को खुश कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपना नॉलेज डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल दो, क्वांटम थ्योरी भी बोल दो, ये सब बोल दो कि भारत बड़ा वो अचंभे में पड़ जाएगा। ये नॉर्मल स्टूडेंट भी यूज करता है आजकल ये शब्द सारे। आप किसी भी ग्रेजुएट से पूछ लीजिए, आजकल सारे के सारे इस टर्म्स को यूज कर रहे हैं। ये पे कोई नए टर्म थोड़ी है। सारी लड़ाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी, सारी लड़ाई साइबर से होगी, वो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहने का मतलब है मैं राइफल उठाऊंगा और मैं एम लगाऊंगा, तो सब लगाएंगे, ये तो होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटम थ्योरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस और ऑल दैट थिंग, ये पुरानी बातें हो गई हैं ऑलरेडी। अब सिंपल सी चीज है, आप इसका एप्लीकेशन मिलिट्री करिए तो करिए, अब करके दिखाइए, और क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपका वेपन सिस्टम तो लॉन्च होगा और वो टारगेट पे तो जाना चाहिए, उसके लिए आपको पोजीशन में तो आना पड़ेगा। वो सारी बातें वहीं की वहीं रह जाएगी। ये देखिए, ये आसिम मुनीर साहब ने जो बोला है, बेसिकली ही इज ट्राइंग टू पॉइंट टुवर्ड अफगानिस्तान तालिबान। ये बात बीच में इंडिया को भी ये ला रहा है, उसको पता है प्रॉब्लम उसको डर अब अफगानिस्तान तालिबान से लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान को रिकग्निशन मिल गई है देवबंदी से, उनका यहाँ देवबंदी हेडक्वार्टर से। ये प्रॉब्लम असली आ रही है। उनके जो मुल्ला है आसिम मुनीर के सपोर्टर, वो रो रहे हैं कि यार ये क्या करवा दिया तुमने, हमारी जो अस्तित्व खत्म हो रहा है, आइडेंटिटी खत्म हो रही है। ये प्रॉब्लम है उनको। ये नहीं प्रॉब्लम है कि सिंदूर में क्या हुआ, कुछ नहीं। और सिंदूर में जो हुआ उनको पता है। आप ऑस्ट्रेलियन पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता है सारे के सारे बेसिस किस हालत में पहुंच गए थे। पाकिस्तान आर्मी और नेवी और एयरफोर्स सबको पता है कि ये हालत हुई है उनकी। तो अब इधर उधर की बात करके बड़ी बड़ी बातें, हिंदुस्तान धोखे में ना रहे, अब उसको छठी का दूध याद दिला देंगे, दांतों तले चने चबा देंगे। ये हिंदी के मुहावरे कहीं कहीं इस्तेमाल होते रहेंगे। डोंट गेट इम्प्रेस बाय दीज, ये सब कहने की बातें हैं। अल्टीमेटली आसिम मुनीर को जो प्रॉब्लम आई है, अब वो यही प्रॉब्लम है, और इंडिया इज वेटिंग एंड वॉचिंग। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें पता है क्या कर रहा है। हमारी वेपन सिस्टम्स, हमारी युद्ध की प्रणाली तैयार रहती है,
हमें बस उसी को ही ध्यान में देना है। हमें ये आसिम मुनीर क्या कह गया उस हैज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है सर, तालिबान को भी एक चेतावनी जो है आसिम मुनीर ने दी है और कहा है कि तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी और पाकिस्तानी सरकार में से किसी एक को चुनना होगा और किसी एक से बेहतर रिश्ते बनाने चाहिए। साथ ही कहा कि पाकिस्तान एक शांति पसंद देश है। इस पर क्या कहेंगे सर? तो वो गुहार लगा रहा है अफगानिस्तानी तालिबान को कि देखिए आपको शांति पसंद देश होना चाहिए। आप हिंट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान सरकार को यानी कि उसको सपोर्ट करें, ना कि पाकिस्तानी तालिबान को सपोर्ट करें, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो उसको कहने का तरीका ये है कि आप मेरे को सपोर्ट करिए, आप इनके तरफ मत जाइए, ये आपको डूबेंगे, ले डूबेंगे इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें हैं, ये कहने की बातें हैं। क्योंकि उसको पता चल गया असलियत क्या है, उसको ये भी पता चल गया बगावत कभी भी हो सकती है, कभी कूडीटा हो सकता है, कोई उसको ओवरथ्रो कर सकता है, ये भी पता है उसको, कभी मर्जी उसका स्नाइपर लगा सकता है गोली टेलीस्कोपिक साइट से, वो भी पता है उसको। तो वो हर चीज में डरा हुआ है इस समय। तो और अमेरिका तो चाहता है कि आसिम मुनीर जैसा एक कार्टून बैठा रहे, वो उनका काम करता रहे, वो उसको डिनर लंच वंच खिलाते रहेंगे, फील्ड मार्शल के आगे कोई और ओहदा होगा तो वो भी दिलवा देंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। सर, जिस तरीके से सीडीएफ को लेकर भी जिक्र हुआ, आप हमारे दर्शकों को बता सके कि सीडीएफ जो वहां पर बनाया गया है आसिम मुनीर को और हमारे यहाँ जो सीडीएस है उसमें क्या कुछ अंतर हो सकता है, क्या कुछ अंतर होता है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए। देखिए, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भारत में है, वो सारी डिफेंस की जो जॉइंट डेस्क जब आती है, जब जॉइंट ऑपरेशन आते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग का बात होती है, तो वो उसको कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट के सामने पेश करता है। और ये नहीं कि वो हुकूमत करता है किसी भी हालत में। सीडीएस का रिट नहीं चलता हिंदुस्तान में, आर्मी चीफ का रिट चलता है। अगर आर्मी को ऑर्डर देना होगा तो आर्मी चीफ का ऑर्डर आएगा, एयरफोर्स को ऑर्डर देना होगा तो एयर चीफ का ऑर्डर आएगा, ना कि सीडीएस का। CDS is an advisory body which is, it's a link between the three services and the government. ये link है सिर्फ, not a ruling instrument, but CDF is controlling authority of the three service. वो होने नहीं देंगे हिंदुस्तान में और ना ही कोई एडवाइस करेगा। अभी हम कोई कंट्री इस स्थिति में नहीं पहुंची कि एक फोर्स हो, क्योंकि डोमेन अलग अलग हैं। ये वर्ड यूज कर दिया, मल्टी डोमेन का यूज वर्ड करने से कुछ नहीं होता। यू शुड अंडरस्टैंड, मल्टी डोमेन को हासिल करने के लिए उसमें आपको इसको जिसको कहते हैं ना बढ़त चाहिए, उसमें यू शुड महारत चाहिए, वो अभी नहीं है। एक आदमी के पास नहीं होती, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, उसको अभी भी 30-40 साल लगेंगे। ऐसी संस्था बनेगी जाए कि आर्मी का कमांडर इज इक्वली कंफर्टेबल इन एयरफोर्स एटमॉस्फेयर, एयरफोर्स कमांडर इज इक्वली कंफर्टेबल इन आर्मी एटमॉस्फेयर। अभी वो नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है इंडिविजुअल लोगों का कि वो जॉइंटली कर सके। हाँ, जॉइंट ऑपरेशंस कर सकते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी हो सकती है, वो ठीक है। और जहां तक हो सका है, एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप एक हेड बना सकते हैं, बट इतना ही कर सकते कि वो उनकी फोर्सेस को कैसे यूज करें। आसिम मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद क्या तालिबान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर क्या हमले बढ़ सकते हैं? आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाने के बाद मतलब तालिबान अफगानिस्तान जी अफगानिस्तान में यस यू आर राइट, वो हमले बढ़ सकते हैं बशर्ते उनके पास प्लान हो और वो करना चाहे, पर वो नहीं करना चाहेंगे, अपने को टेस्ट में नहीं डालेंगे। वो चाहते हैं बिना लड़ाई किए अगर सॉल्यूशन हो जाता है, समय निकल जाता है, वो ठीक है। वो चाहेंगे कि बिना किसी प्रॉब्लम के ये स्टेटस को बना रहे, वो ये चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़ाई हो। जहां लड़ाई शुरू होगी आप देखेंगे पहले तो इंटरनल लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लीजिए, लोंगेवाला की बैटल हो रही थी, पाकिस्तान एयरफोर्स को पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने कारगिल की लड़ाई शुरू कर दी, पाकिस्तान आर्मी ने, एयरफोर्स को तो बाद में बताया। ये इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन कभी नहीं था, बल्कि संघर्ष चलता है। और इनके बीच में और भी प्रॉब्लम है। 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत को
आर्म फोर्सेस की एसोसिएशन कंट्रोल करती हैं। यहां पे इनका संघर्ष आ रहा है, एयरफोर्स एसोसिएशन, आर्मी एसोसिएशन, इनके अंदर कि कौन ज्यादा माल हासिल करे। यहां प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है ये, एंड दे डोंट सी आई टू आई। लेट मी टेल यू वन थिंग, इनके कोई ऐसी बात नई बात है, दे आर ऑलवेज अंडर सस्पिशन ऑफ ईच अदर। शब्द भारी लग रहा होगा बेशक, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। और यही देखा गया है बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान आर्मी, खासकर आर्मी और एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, नेवी तो बाहर है। सर, हमने पिछले दिनों देखा था कि जब चीन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की तरफ से वहां थे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन वहां पर थे और शी जिनपिंग तो होस्ट कर ही रहे थे सब चीजों को, लेकिन हमने ये देखा था कि चाइना, भारत और रूस की दोबारा से वो केमिस्ट्री वहां पर देखने को मिली थी और शायद उसी केमिस्ट्री को देखकर रूस और भारत की दोस्ती को देखकर उस पर नजर गड़ाकर शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उन्होंने द्विपक्षीय बैठक के दौरान जो पुतिन है उनसे एक बात कही थी कि जिस तरीके के रिश्ते आपके भारत के साथ हैं, हम भी आपके साथ वैसे ही रिश्ते बनाना चाहते हैं। हालांकि पुतिन अभी भारत दौरे पर आए, बहुत सारी चीजें जो हैं दुनिया भर में छपी, दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया उसको कवर कर रही थी और खास तौर पर अमेरिका की नजर उस पर बनी हुई थी, पाकिस्तान की नजर भारत पर बनी हुई थी। पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा होगा सब सर, उसके बाद क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है सर? देखिए, पुतिन और भारत की जो दोस्ती है वो हैज फेस्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। वो बड़े जिसको कहते अग्नि परीक्षा से गुजर चुकी है, तो इतनी बात नहीं है। और पाकिस्तान को पता, हालांकि पाकिस्तान ने ओवरचर्स करता रहा है कि हमको Su-27 दे दो, हमको भी ये कर दो, S-400 की बात करनी, कभी हमें बिच्छू छोड़ना की बात है, वो करता रहा है। वो नहीं चाहता, और क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसका जो आका चाइना है वो रशिया के क्लोज है। रशिया की मदर टेक्नोलॉजी तो सारी रशिया की है जिसको चाइना डेवलप करता है, हालांकि चाइना फाइनेंस करता है। और आपने जो स्टार्ट किया अपना नैरेटिव, जब तीनों कंट्रीज मिली, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी कि RIC जो एक्रोनिम बना, रशिया, इंडिया, चाइना, वो जो है वो ब्रिक्स को लेके बना है कि रशिया ने कहा है कि ब्रिक्स को अगर ताकतवर बनना है तो चाइना को कहा था कि तुम भाई भारत के साथ में मनमुटाव कम करो, कोऑपरेशन ज्यादा करो, ये जितने टेंशन है बॉर्डर्स के ऊपर कम करो, ताकि ब्रिक्स एज अ बॉडी इंक्रीज हो और अमेरिका के जितने ग्रुप बने हैं उनको ठोस वो दे, कंपटीशन दे। बेसिकली ये रीजन है। और पाकिस्तान को पता चल गया कि रशिया का प्रेसिडेंट अब आया है इंडिया के पास। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो डिफेंस की हुई है, सबसे बड़ी बात तो एडवांस S-400, और सबसे बड़ी बात तो ब्रह्मोस के एडवांसमेंट और बाकी एयर लॉन्च वेपन्स, मिसाइल्स एंड एक्सेट्रा, सबकी बात हुई। स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर फॉर पीसफुल, ये सारी चीजें हुई हैं। उनको पसंद नहीं है। पाकिस्तान को क्यों पसंद हुई है? आप अगर पाकिस्तान हो, मैं पाकिस्तान हूं, मैं क्यों पसंद करूंगा? मेरे खिलाफ ये हो रहा है, तो उसको पता है। पर पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक एंगल लगा लोगों के, वो किसी तरीके से रशिया को, ही इज ट्राइंग टू गेट अराउंड रशिया, और सोच रहा है। और उसको हैरानगी है कि चाइना उसको इतना ज्यादा जोर नहीं दे रहा कि रशिया को कि तुम पाकिस्तान को भी के साथ में साथ दो। वो देखिए, चाइना कुछ नहीं बोल रहा, हालांकि रशिया इंटरेस्ट ले रहा है उस एरिया में, क्योंकि रशिया का इंटरेस्ट भी है अफगानिस्तान एंड CAR रिपब्लिक एंड सारा एरिया के अंदर रशिया का भी इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। रशिया का इंटरेस्ट साउथ चाइना सी में पैदा हो रहा है, इसको भी चाइना देखता है कि। और बाय द वे, चाइना और रशिया में भी काफी संघर्ष चलता था, उनके भी बॉर्डर मिले हुए थे, उनके भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो ये सारी इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो गंभीर बनी रहेगी, उसको डर लगता रहेगा इंडिया और पुतिन से, और उसके आगे कुछ नहीं कर सकेगा वो। बिल्कुल, पाकिस्तान की हालत हालांकि अभी से नहीं, बहुत समय से ही खराब है। कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर जल्दी अपने आप को पाकिस्तान का तानाशाह जो है वो घोषित कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो अशांति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि उसके लिए भी आसिम मुनीर समेत जो तमाम सेना है और जो प्रधानमंत्री भी हैं वहां के, वो भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं, जबकि कोई
सबूत उन लोगों के पास नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई है, भुखमरी है और कर्जा जो लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो आईएमएफ का हो चाहे फिर मुस्लिम देशों का हो, वो लगातार पाकिस्तान पर एक बड़ी बोझ बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी भारत का जो राग है वो अलापना पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो आसिम मुनीर हो। इतने बड़े पद पर पहुंच जाने के बावजूद वो गीदड़ हपकी देने के अलावा अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप इन चीजों पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।